Okay, Malik. So, good afternoon, Malik. Hopefully, everybody is doing good. Basically, now this is a chapter with internal audit. Now, this is your chapter 2 of your syllabus. Chapter 2 and chapter 3 is internal audit, management audit and operational audit. मैंने क्या किया हुआ है, ओके, आपके मॉड्यूल में ये तीनों मिलके एक ही चैप्टर है. मैंने थोड़ा सा डिवीजन किया हुआ है. इंटरनल ऑडिट को एक अलग चैप्टर रखा है और मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट को अलग से चैप्टर रखा हुआ है. ये जो लेक्चर है ये सिर्फ इंटरनल ऑडिट के बारे में है. ओके, अगला लेक्चर जो होगा वो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट का कंबाइंड होगा, मालिक. Right now, when we are discussing about internal audit, please do understand we have already studied SA 610. 610 हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर यहां पर ने देखा हुआ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. वहां पर हमने क्या पढ़ा था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अगर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है तो उसने क्या करना चाहिए, वो डिस्कशन था. चैप्टर 2 इंटरनल ऑडिट के अंदर हमारा डिस्कशन विल बी मोर ऑफ इंटरनल ऑडिट के काम से. इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर का क्या काम होगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसकी रिपोर्ट कैसी बनेगी, रिपोर्ट के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए. ओके, ये डिस्कशन अपना रहेगा इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में. तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूं. ओके, एक बार चार्ट समझ लीजिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ताकि अपना काम हो जाए और उसके बाद अपन आगे जाए. सबसे पहला क्वेश्चन होगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, यानी कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज है, कौन सी कैटेगरीज ऑफ कंपनीज है जिनको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, जिनको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है. ओके, दूसरा सिनेरियो है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, ये मैं थोड़ा सा फिगर मैंने लिखे थे, मैं निकालने चाहिए थे ये पॉइंट. ओके, मैं इसको निकाल देता हूं. ओके, दूसरा सिनेरियो है हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर. थर्ड सिनेरियो इज व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, रिस्पांसिबिलिटी. चौथा सिनेरियो फंक्शन, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग. ओके, इंटरनल ऑडिट का स्कोप क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे इंटरनल ऑडिट के. एंड लास्ट क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट कैसी होगी, उसके अंदर कंटेंट क्या होगा और उसके फीचर्स क्या होंगे. यानी अगर गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, यानी एकदम तोड़ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, तो उसके फीचर्स क्या होंगे, वो एसेंशियल फीचर्स क्या होंगे, उसका डिस्कशन यहां पर हो रहा है, मालिक. सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंटरनल ऑडिट पे, इंटरनल ऑडिट चैप्टर. इंटरनल ऑडिट में पहला क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी. ओके, इसका मतलब जो इंटरनल ऑडिट के प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के, वो कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज को एप्लीकेबल रहेंगे. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी. सेक्शन 138 क्लियर बोलता है कि वी आर प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, उनको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा. तो कौन सी सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज है, मालिक. तो तीन कैटेगरी दी हुई है. पहली, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनी, यानी लिस्टेड कंपनी हो, आपका कैटेगराइजेशन मुझे नहीं पता, आपको वो एप्लीकेबल रहेगा हमेशा. तो लिस्टेड कंपनी में आपका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, क्या दूसरा चीजें है, उसका डिस्कशन नहीं करने का. लिस्टेड कंपनी ओके एप्लीकेबल. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कोई पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है लेकिन अनलिस्टेड है, तो यहां पर क्राइटेरिया दिए गए हैं. क्राइटेरिया कितने दिए गए, 4. कौन से 4 क्राइटेरिया स्क्रीन पे आप देख सकते हो. एक है पेड अप शेयर कैपिटल, एक है टर्नओवर, एक है बोरोइंग और एक है डिपॉजिट्स. ओके, तो यहां पर क्या डिस्कस किया हुआ है, अगर पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 सीआर, ओके, टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 सीआर, बोरोइंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 सीआर एंड डिपॉजिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 सीआर. ओके, आइदर ऑफ इट अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो इंटरनल ऑडिट के प्रोविजन आपको एप्लीकेबल होंगे. यानी आपको इंटरनल ऑडिट कंपलसरीली अपॉइंट करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर को कंपलसरीली अपॉइंट करना पड़ेगा. प्लीज डू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है. यानी ये पहले आंसर का मतलब है कि अगर ये एप्लीकेबल है तो आपको इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए कंपलसरीली. अगर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना है नहीं रखना है, ये आपका चॉइस रहेगा. लेकिन यहां पर ओके, इस प्रोविजंस की कैटेगरी में ये रहेगा. तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, या तो उनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, या बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा है, या डिपॉजिट्स ओके 25 करोड़ से ज्यादा है, इस कैटेगरी वाले कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर रखना होगा. अब इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपने सुनना चाहिए, आपने ध्यान में रखना चाहिए. पहला, सर ये फिगर्स कब दिखेंगे. अब ये फिगर्स में आपको ध्यान रखना होगा, ये दोनों फिगर प्रीवियस ईयर में देखा जाएगा. ओके, ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों फिगर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च, एग्जांपल अभी क्या हुआ 2021 अपना क्लोज हुआ, अभी 21-22 चालू है, तो 2021 की 31 मार्च 21 को जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, उसमें टर्नओवर क्या है, वो देखा जाएगा. और डिपॉजिट्स और बोरोइंग इज बेसिकली ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग यानी कहीं पर भी ऐसा हो सकता है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ प्रीवियस ईयर. इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका बोरोइंग जनवरी में 150 करोड़ होगा और 31 मार्च तक आपने 60-70 लाख पे कर दिए हैं, तो ऑल टुगेदर वो 90 लाख पे आ गया है. ओके, इन दैट केस 90 करोड़ पे आ गया, सॉरी ना, आपने 60-70 करोड़ भर दिए और 90 करोड़ पे आ गया. ओके, डजंट मैटर. ओके, ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में कभी भी अगर 100 करोड़ के ऊपर गया या कभी भी अगर 25 करोड़ के ऊपर गया होगा डिपॉजिट, तो आपको इंटरनल ऑडिट रखना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट का अपॉइंट करना पड़ेगा. तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, पहले दो को फिगर कब दिखा जाएगा, ईयर एंड पे, और उसके पहले वाले, उसके नेक्स्ट दो की फिगर कब दी जाएगी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है. ओके सर, ये देखा कौन सी बैलेंस शीट को देखा जाएगा, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को देखा जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया.
अब सर इस केस में इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कब से करना है? जब बैलेंस शीट होगी, जिस दिन ये प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं उसके 6 महीने के अंदर आपको ये अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर करना है। ओके, विद इन द 6 मंथ्स यू नीड टू अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर। ये लॉजिक आप ध्यान में रखिए। तो जैसे ही आपका 31 मार्च को बैलेंस शीट हो गई, आपने देख लिया भाई आपका पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर ओके 200 करोड़ के ऊपर चला गया है, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए। बस ये कैटेगरी है आपके लिए। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। तो 4 चीजें देखिए और उसको सीक्वेंशियली करूं तो ऐसा है 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 25, 50, 100, 200। 25 पिछले साल में कभी भी, 50 ओके ईयर एंड में, 100 पिछले साल में कभी भी, और 200 ईयर एंड में। ये आपने देखना है। ओके उसी तरह प्राइवेट कंपनी में टर्नओवर और कितना होना चाहिए? टर्नओवर के स्लैब ऊपर जैसे ही है 200 करोड़ और बोरोइंग आपका 100 करोड़, और सिमिलर सिनेरियो है 200 करोड़ ईयर एंड में देखा जाएगा और 100 करोड़ ओके ड्यूरिंग द एनी टाइम ऑफ द प्रीवियस ईयर में। ओके अब क्वेश्चन और एक ये चीज भी देखो सर, ऐसा हो सकता है मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 70 करोड़ है लेकिन टर्नओवर खाली 50 करोड़ है, या बोरोइंग कम है और डिपॉजिट कम है, यानी 4 में से खाली एक ही फुलफिल कर रहा हूं, 3 नहीं फुलफिल कर रहा हूं, तो क्या मुझे इंटरनल ऑडिटर एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। ये आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए, लॉ में भी पढ़ा है आपने और ऑडिट में भी आप ऐसे ही पढ़ोगे, क्राइटेरिया सेम रहता है। यानी इन 4 में से और कंडीशन है, दिस नॉट दिस नीड टू बी कंप्लाइड एंड दिस नीड टू बी कंप्लाइड एंड दिस नीड टू बी कंप्लाइड एंड दिस नीड टू बी कंप्लाइड, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये 4 में से कोई भी एक कंप्लाई हुआ, एक पॉइंट फुलफिल हुआ, क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, यू नीड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। बात खत्म। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर। ओके सेक्शन 138 क्लियर बोलता है चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कोई और दूसरा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल है, वो इंटरनल ऑडिटर एलिजिबल हो सकता है, बंदा एलिजिबल है। ओके ही कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर। यानी इन शॉर्ट प्रोफेशनल होना जरूरी है, प्रोफेशनल होना जरूरी है। और प्रोफेशनल में भी इन लोग ने 2 स्पेसिफिकेशन दी है क्लियरली, सीए या सीडब्ल्यूए। ओके सीएमए। ओके सीएमए की बात करें तो अपन एक सेकंड ना, क्या मेरे को थोड़ा सा सेटिंग करते अपन। ओके सीए या सीएमए। ओके और एनी अदर प्रोफेशनल, ऐसा भी शब्दों का यूज किया हुआ है, तो आप याद रखिए। ओके चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। ओके वो चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है या नहीं है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। प्रैक्टिसिंग सीए भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। ओके सर्विस वाला सीए भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। सर्विस वाला सीए मतलब उनके पास जो काम कर रहा होगा, यानी एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, बाहर वाला भी बंदा इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, डजंट मैटर। तो दूसरा कैटेगरी भी आपके लिए खत्म हो गया। ओके तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर? ओके हिज मेन रिस्पांसिबिलिटी हाउएवर मस्ट बी, मतलब क्या, कुछ भी कर लो लेकिन उसकी मेन रिस्पांसिबिलिटी ये 5 रहनी ही रहनी है। और ये मेन रिस्पांसिबिलिटी है ना, 6 स्टेटमेंट है, 6 स्टेटमेंट आपने रटने स्टेटमेंट है, ये हेड पॉइंट मसाला नहीं है। तो उसकी मेन रिस्पांसिबिलिटी क्या रहेगी, उसका मेन मकसद क्या रहेगा? इन शॉर्ट ये रिस्पांसिबिलिटी की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो इसको अचीव करना है वो रिस्पांसिबिलिटी के अंदर आएगा। सबसे पहले उसको यह इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल, ओके इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, इसको चेक करना होगा कंटीन्यूअस एग्जामिनेशन करके। यानी इसने ऐसा नहीं करना चाहिए आज इंटरनल कंट्रोल टेस्ट कर लिया और वापस अगले साल देखेगा, ऐसा नहीं, कंटीन्यूअसली इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करेगा और ये देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो इनके पास है, इंटरनल कंट्रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो एडिक्वेट है कि नहीं। तो पहला पॉइंट एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल, एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं। एंड मैंने से सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, शायद कोई क्वेश्चन पूछेगा सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल तो मैं समझ चुका, सिस्टम मतलब क्या? अरे मालिक ये और कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर आपको याद होगा कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, अगर आपको एक्शन याद है तो ओके। इसके बाद कंट्रोल एक्टिविटी, प्रमोद खड़ा रहेगा। ओके उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। दिस इज 5 थिंग, पांचों को कंबाइन किया इज नथिंग बट ए सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो सर इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या? प्रमोद ओके कंट्रोल एक्टिविटी इज नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल, लेकिन सब कंबाइन होकर सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बनता है। तो पहला पॉइंट, उसको कंटीन्यूअसली सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करना चाहिए और बोलना चाहिए एडिक्वेट है या नहीं है। सेकंड पॉइंट, उसने अकाउंटिंग स्टाफ के साथ इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, यानी ही शुड नॉट बी ए, देखो इंटरनल ऑडिटर कैन बी एन एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डजंट मैटर, बट ही शुड नॉट वर्क इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहिए, उसका मेन रिस्पांसिबिलिटी ये होना चाहिए, यानी ही शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये पॉइंट उन्होंने दिया हुआ, क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है मालिक, ओके ये तो मैंने आपको मालूम है 610 में भी समझाया था। ओके 610 में अपन चेक करते हैं, जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है तो वो चेक करता है इंटरनल ऑडिटर का स्टेटस क्या है, और उसके अंदर मैंने बताया था कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। तो वही लॉजिक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कोई ऐसे फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां पर वो परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता हो। ऐसे कोई फंक्शन में, ऐसे कोई काम में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां पर परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन इवैल्यूएट करता हो। इन शॉर्ट ओके कोई भाई एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया करना, एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, वो नहीं करना चाहिए उसे। तो पहली चीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं देखना चाहिए। सेकंड, अकाउंटिंग स्टाफ के साथ में इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, यानी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तीसरा, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कोई भी उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस नॉट टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए उसने।
चौथा सिनेरियो, ओके बॉस जो भी फैक्ट्स होंगे, सिचुएशंस होंगे, उसको ऑब्जर्व करने चाहिए, टू ऑब्जर्व द फैक्ट एंड सिचुएशन एंड ब्रिंग देम नोटिस टू द अथॉरिटीज। जो भी अथॉरिटीज होगी, अथॉरिटीज मतलब उनके जो इमीडिएट स्टाफ होगा, इमीडिएट हेड होंगे, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई ये फैक्ट्स है, ये सिचुएशंस है, भाई हमको मिले हैं, ओके आप इसको रेक्टिफाई करो। और उसके बाद जो लोकल डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेंगे, लोकल डिपार्टमेंट मतलब जो हेड होगा, फंक्शन हेड होगा, डिपार्टमेंट हेड होगा, जो भी होगा वो एक्शन लेंगे, एंड दैट इज व्हाट कवर्ड कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट। वो एक्शन क्या लेते हैं उसके हिसाब से अपन ने रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो भाई फैक्ट्स एंड सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। लास्ट कॉन्सेप्ट इज मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए और उनको अप टू डेट रखना चाहिए अबाउट ऑल इंपॉर्टेंट ऑकरेंस एंड इवेंट्स व्हिच आर अफेक्टिंग द बिजनेस। यानी एग्जांपल, ओके तुम्हारे बिजनेस को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था, अभी जीएसटी लगने वाला है, मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि भाई अभी जीएसटी लगने वाला है, अपने को डिसीजन मेकिंग में चेंज होगा। ओके सर पहले ये मेरे को इंपैक्ट नहीं था, अभी ये इंपैक्ट हो सकता है, तो मैनेजमेंट को बताना चाहिए। कोविड सिचुएशन में तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि मैनेजमेंट को रोज के रोज बताना बहुत जरूरी है, रोज के रोज स्टेटस अपडेट करना जरूरी है। इमेजिन अबाउट मेडिकल इंडस्ट्री इन फार्मा इंडस्ट्री, 100% मतलब अर्निंग की तो डिस्कशन करना ही नहीं है यहां पर, अपन ने अर्निंग का बात ही नहीं करना है। लेकिन डोंट यू थिंक, ओके अरे आपने एक शायद ये अक्रॉस भी आए होंगे, एक कंपनी है जिसका नाम ऑक्सीजन है, बॉम्बे ऑक्सीजन करके, जबकि ऑक्सीजन का कोई लेना नहीं, उसके स्टॉक बढ़ गए यार। पब्लिक खाली नाम के ऊपर कितना बड़ा गेम करती है, उसके शेयर प्राइस कितना जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि भाई मैनेजमेंट इस तरह से हो रहा है, ये चीजें हो रही है, ओके ये सिचुएशन हो रही है, ये इंपैक्ट करेंगे अपने बिजनेस को, और अकॉर्डिंगली अपने पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए। 100% उसने इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस, यानी डोमिनेटिंग रोल नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट का उसके ऊपर। दैट्स व्हाट योर मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो इसको मैं खाली की शब्दों में रिवाइज करने की, रटने की याद रखूंगा। 5 चीजें। सबसे पहला पॉइंट इंटरनल कंट्रोल, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, तीसरा परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन इवैल्यूएट नहीं करेगा, चौथा सिनेरियो ओके जो भी फैक्ट्स एंड सिचुएशंस है उसको ऑब्जर्व करेगा और नोटिस में लाएगा जो भी लोकल मैनेजमेंट है, एंड पांचवा ओके मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा ताकि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सके। ये 5 चीजें। लेकिन लास्ट डिसीजन लेते वक्त ओके अपना स्टेटस इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। दैट्स व्हाट अ टारगेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर। मेरे ख्याल से इंटरनल ऑडिटर का मेन रिस्पांसिबिलिटी समझ गया। ओके अब आते हैं फंक्शंस, अब आते हैं स्कोप में। When I discuss about scope, okay, what is the scope of internal audit? Okay, या फंक्शन यानी काम क्या करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव। ओके अब ये ऑब्जेक्टिव से मैं क्या फंक्शन करने वाला हूं, तो आंसर याद रखना, ये 7 पॉइंट है, 7 स्कोप है, सातों के अंदर आंसर एक पहला कॉमन है जो मैं लिखूंगा नहीं स्क्रीन पे, रिव्यू। तो याद रख लीजिए ओके यहां पर ये रिव्यू रख लेना। तो यानी ये हमेशा क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, जो भी आगे पॉइंट लिखूंगा ना उसको रिव्यू करेंगे। और याद रखना ये एलडीआर है अगर इस चैप्टर से बात करें तो। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर है आप एक कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो, एक्स लिमिटेड के आप इंटरनल ऑडिटर हो, ओके आपका स्कोप क्या है, आपके फंक्शंस क्या होंगे। तो आपके फंक्शंस होंगे रिव्यू करना, रिव्यू करना, रिव्यू करना, रिव्यू करना, रिव्यू करना, रिव्यू करना। सर क्या क्या चीजें रिव्यू करें, सबसे पहला आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए, यह आपने ध्यान रखना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन से है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल एनवायरमेंट कैसा है, कंट्रोल मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल कैसे है, कंट्रोल एक्टिविटीज कैसे डाली है, रिस्क असेसमेंट कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, यह आपने देखना जरूरी है। तो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी नेसेसरी। सेकेंड रिव्यू ऑफ ओके द रिव्यू ऑफ कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। इसको मैं खाली शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, खाली एक ही लिख रहा हूं, मतलब शॉर्ट फॉर्म मतलब जगह नहीं है, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। ओके तो यानी इसने क्या करना चाहिए, इसने ये देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स है उनकी कस्टोडियनशिप बरोबर डिफाइन की है कि नहीं, उनका सेफगार्डिंग बरोबर हो रहा है कि नहीं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टोडियनशिप, ये एसेट की अकाउंटेबिलिटी एक्स के पास, ये एसेट की अकाउंटेबिलिटी वाई के पास। रीजन सिंपल है, बिकॉज वो एसेट पे कितना कंट्रोल मैकेनिज्म डालना है, कितना कंट्रोल डालना है, उसके ऊपर रिस्क क्या होंगे, ये सब वो एसेट ओनर डिफाइन करेंगे। अनलेस अंटिल ओनरशिप जब तक डिफाइन नहीं करोगे या कस्टोडियनशिप डिफाइन नहीं करोगे तब तक वो एसेट की देखरेख कौन करेगा। ऑर्गेनाइजेशन का एसेट मैं समझ गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ना रोज के रोज एक्टिविटी करती होगी, तो उसकी कस्टोडियनशिप किसके पास है, उसका ओनरशिप किसके पास है, और उसके बाद अल्टीमेटली उसके ऊपर कंट्रोल कैसे डाला जाता है, ये रिव्यू करना है। तो पहला पॉइंट रिव्यू इंटरनल कंट्रोल देखिए, दूसरा रिव्यू कस्टोडियनशिप ऑफ एसेट एंड ओके सेफगार्डिंग ऑफ एसेट देखिए, तीसरा ओके पीपी का रिव्यू करिए, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्लान्स, रेगुलेशंस। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज बनाती है, किस तरह से प्रोसीजर्स बनाती है, किस तरह से प्लान करते हैं, किस तरह से रेगुलेशन को कंप्लाई करते हैं। ओके यानी रिव्यू ऑफ कंप्लायंस, इन शॉर्ट ये कंप्लायंस विद पीपी देखना जरूरी है, यहां पर कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। ओके और जब मैं पीपी बोल रहा हूं तो इतना मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स तो हो गया, लेकिन याद रखिए ओके पॉलिसी प्रोसीजर्स मत करिए, पॉलिसी प्रोसीजर्स प्लान ओके उसके साथ में रेगुलेशंस, ये सब चीज आती है। तो आपने तीसरा पॉइंट रिव्यू करना चाहिए कि भाई सब लोग पॉलिसी प्रोसीजर के साथ कंप्लाई करते हैं कि नहीं, ठीक है मालिक, ये भी हो जाता। चौथा सिनेरियो रिव्यू करिए, सर जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन से वो आरआर है कि नहीं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आरआर, शायद आपको याद होगा ओके ऐसे आपको मैंने ऐसे 700 जब बताया था तो आरआर बताया था, आरआरसीयू, उसमें से जो आरआर है रिलेवेंट है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है। फोकस ऑन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, फोकस ऑन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिव्यू दैट।
whether the information generated from the particular function or particular department, whether that is relevant to that department, whether that is reliable of that department. reliability देखो, उनके सोर्स पता करो. इन शॉर्ट सर इसमें क्या देखेंगे, एविडेंसेस लेंगे. यही तो काम करेगा यार इंटरनल ऑडिटर. नहीं तो इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, वो एविडेंसेस जमा करेगा कि भाई वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं है, रिलेवेंट है कि नहीं है, ये चेक करनी है. ओके, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी रिव्यू करना पड़ेगा. सर व्हाट डज एक्जेक्टली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का रिव्यू मींस, मतलब टॉप मिडल लोअर, वो हायरार्की जो डिफाइन की है वो हायरार्की बरोबर डिफाइंड है कि नहीं है. टॉप मिडल लोअर किस तरह से होगा, किस तरह से स्ट्रक्चर ये होगा, ये डिफाइन करो. आपको ये समझना जरूरी है. एंड दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पॉइंट. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. तो रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सर इसका मतलब क्या है एक्चुअली. ओके, एग्जांपल देखिए, मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट होता है. ओके, ओफू दे रहा हूं ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट है. वो मेकर एंड चेकर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो है वो बरोबर है कि नहीं है. ओके, टॉप मैनेजमेंट कैपेबल है ओके अपने डिसीजन मेकिंग, और वो इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है, मिडल कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है लोअर, और लोअर कैसे अचीव कर रहा है टारगेट, ये आपको देखना होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बरोबर काम हो रहा है कि नहीं. ओके, उसके अलावा जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑप्टिमली यूज हो रहे कि नहीं, यानी आपको रिव्यू करना होगा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. वो रिव्यू करिए, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन बरोबर हो रहे कि नहीं. एंड दैट इज अ बेसिक कॉमन. ओके भाई यार, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मार्केट, इनका ये रिसोर्सेज जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में है, ओके ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बरोबर हो रहा है और अपने टारगेट अचीव हो रहे कि नहीं. एंड लास्ट पॉइंट वही है, रिव्यू वेदर यू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स और नॉट. तो अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स is what they need to review. अगर आप देखोगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट टू एंड रिव्यू कर रहे हैं. क्या क्या रिव्यू करेगा, सबसे पहले वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेगा. ओके, दूसरा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट वाला 5 पॉइंट वैसा देखेगा, वो रिव्यू करेगा उसको. सेकंड पॉइंट वो रिव्यू करेगा कि भाई कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स बरोबर है कि नहीं है. तीसरा वो रिव्यू करेगा कि अपन कंप्लायंस विद पॉलिसी, प्रोसीजर्स, प्लान एंड रेगुलेशन कर रहे हैं कि नहीं. चौथा रिव्यू वो करेगा कि इंफॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो रिलेवेंट एंड रिलायबल है कि नहीं. नेक्स्ट वो रिव्यू करेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बरोबर है कि नहीं. और नेक्स्ट रिव्यू वो करेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ में जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, और एक रिव्यू ये करेगा कि भाई ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स जो दिए हुए थे मैनेजमेंट ने, यानी जो टॉप मैनेजमेंट डिफाइन किया था वो लोअर ने उसको अचीव किया नहीं कि अकम्प्लिश हुए कि नहीं. दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट. तो मेनली ध्यान रखना. ओके, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट आया या फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट आया, जो रेड में लिखा हुआ है वो लिखोगे, ये रेड वाला पोर्शन लिखा जाएगा. तो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट और फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, आंसर रिमेन सेम. मेरे ख्याल से भारत माता की जय. ओके, सबको दिमाग में क्लियर है. अब आते हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में. सर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ओके ये यहां पर अपने पास 2 क्वेश्चन है. सर 2 क्वेश्चन क्या है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या है. एलिमेंट्स मतलब कंटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बताइए. एंड दूसरा है फीचर्स. नाउ फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. यानी अगर ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दी है तो अरे यार तोड़ बनाई है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तोड़ बनी है. ओके, ये इसके लिए फीचर्स क्या होने चाहिए, ये नेक्स्ट डिस्कशन होगा. तो सबसे पहले अपन एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. और ये भी लिखा हुआ है तो इसके ज्यादा हेडेक नहीं करना है. एलिमेंट्स आपके 12 है. अगर आपको याद होगा स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स या कंटेंट आप पढ़ चुके हैं ऐसे 700 में नियर अबाउट. मैं नहीं बोल रहा हूं पूरा सेम है, बिकॉज दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड दिस इज इंटरनल ऑडिट. लेकिन इसके लिए भी स्टैंडर्ड्स है. ओके, दिस आर नॉट नथिंग टू डू विद एसए, बिकॉज एसए इज एप्लीकेबल टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर. यहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का लॉजिक मत लगाना. यहां पर स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट है एसआईए, और ये जो कंटेंट आया हुआ है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एसआईए 4 से आया हुआ है. स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 4 नंबर से आया हुआ है. तो सर कंटेंट क्या है, सबसे पहले बोलते हैं टाइटल होना चाहिए. ठीक है मालिक, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एड्रेस ही होना चाहिए. ठीक है मालिक. ओके, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, यानी ये रिपोर्ट किसके किसके पास जाने वाली है, यानी ये रिपोर्ट किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट है सर ये, बिकॉज दिस रिपोर्ट इज नॉट मेंट फॉर ऑल. दिस रिपोर्ट इज नॉट मेंट फॉर शेयर होल्डर्स. This report is meant to board. This report may be meant to audit committee. This report meant me to be for particular department. Okay, जहां पर बोर्ड लीड कर रहा होगा, प्रोडक्शन हेड लीड कर रहा होगा, वट एवर इट मे बी. तो रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कौन कौन रहेंगे. उसके बाद चौथा रहेगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तो ये लॉजिक क्लियर ही होना चाहिए. उसके अंदर 2 चीज होगी, कौन से प्रोसेस या कौन से फंक्शंस इन्होंने ऑडिट किए हैं और मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एंटिटी के मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या थी इस केस में, यानी जो भी उन्होंने ऑडिट किया है उस केस में मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या थी. ये होने के बाद ये लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ. सर व्हेन आई से ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ, ओके यानी ये 5 चीजें. ऑब्जेक्टिव क्या था उनका ऑडिट करने का, भाई एकदम क्लियर कट है. हमें फैक्ट्स एंड एग्जांपल, चौथा पॉइंट, हमें फैक्ट्स और सिचुएशन को देखना था, उसके हिसाब से रिपोर्ट करना था. हमें मैनेजमेंट को इन्फॉर्म रखना था. ओके, या हमें कुछ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखना था. ये ऑब्जेक्टिव के स्ट्रक्चर में जाइए. ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ. एंड व्हेन आई से ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ, प्लीज डू अंडरस्टैंड. ओके, यहां पर स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट भी लिखा जाएगा, यानी ये भी, यानी इट इज अबाउट मेन रिस्पांसिबिलिटी एंड दिस.
ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ। तो ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ में आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस स्कोप, इन दोनों को मेंशन किया जाता है कि भाई मेरा स्कोप क्या था, मैंने रिव्यू क्या किया है, मैंने रिव्यू क्या चीजें की हुई है और किसको रिव्यू किया, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ। उसके बाद स्कोप पैराग्राफ, तो स्कोप पैराग्राफ उसी के साथ में, और स्कोप पैराग्राफ में आप तीन चीजें मेंशन करोगे। सबसे पहला हमने स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट जो मेथड फॉलो करनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए वो हमने की है। मेथोलॉजी हमने क्या यूज की है, मेथोलॉजी क्या यूज की हुई है सर, वैसे मेथोलॉजी मतलब क्या होगी सर, आपको याद आना चाहिए, ये मैंने स्टैंडर्ड ऑडिट में बताया था। मेथोलॉजी दो तरह की होती है, एक है रिस्क बेस्ड ऑडिट और एक होता है 100%। तो आपने 100% किया है या रिस्क बेस्ड ऑडिट किया है, ये आपको बताना होगा, तो मेथोलॉजी में वो बताते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पूरा देखा है या उसमें से कुछ सैंपलिंग लिया है, आपने सैंपलिंग मेथड क्या यूज किया, ये आपको स्कोप पैराग्राफ में होना चाहिए। तो स्कोप पैराग्राफ में आप तीन चीजें मेंशन करोगे। सर मेंशन क्या करेंगे, सबसे पहला मेंशन करेंगे भाई मैंने स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा हुआ है, दूसरा अपन मेथोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, और तीसरा पॉपुलेशन है। तो ऑल टुगेदर 6 पॉइंट तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। टाइटल, एड्रेसी, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, यहां तक तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपके लिए आया है भाई यार ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। उसके बाद आया स्कोप, वापस बोल रहा हूं 6 हेड पॉइंट क्या है, टाइटल, एड्रेसी, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है स्कोप, और स्कोप के बाद है एग्जीक्यूटिव समरी, यानी टॉप मैनेजमेंट को फटाफट समझने के लिए क्या बोलना चाहते हो आप। उसके बाद आपको 8 पॉइंट में कमेंट्स देने हैं। सर ये कमेंट्स किसके हैं, याद रखना ये कमेंट्स इंटरनल ऑडिटर के नहीं है, ये लोकल मैनेजमेंट के कमेंट्स है, लोकल मैनेजमेंट के कमेंट्स। लोकल मैनेजमेंट के कमेंट्स मतलब क्या होता है सर, व्हेन आई से लोकल मैनेजमेंट का कमेंट्स, ओके, इसका मतलब क्या होता है, जिसका मैंने ऑडिट किया है, जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट किया है उनकी तरफ से कमेंट्स क्या है। और उनका अगला पॉइंट है एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर। एटीआर मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट, ओके, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ओके, क्या एक्शन लिए उन्होंने। और उसके बाद है डेट, प्लेस, सिग्नेचर, बात खत्म। दिस इज हाउ व्हाट अ कंटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में एलिमेंट्स बताइए फटाफट सर, टाइटल, एड्रेसी, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, उसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी, उसके बाद आता है इसको ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आता है स्कोप, यहां तक तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आता है टॉप मैनेजमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद कमेंट फ्रॉम लोकल मैनेजमेंट, उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट, और उसके बाद आपके लिए कॉन्सेप्ट आता है डेट, प्लेस, सिग्नेचर, या सिग्नेचर प्लेस डेट, जो भी आपको याद रखना रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक अपनी कहानी खत्म हो जाती है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का एलिमेंट्स मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा मालिक। ओके, तो एलिमेंट्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए मालिक, एलिमेंट्स की कहानी सबके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और ये होने के बाद अपने आता है फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, तोड़ इजी आंसर है, 8 पॉइंट का आंसर है। ओके, वापस इसमें मैंने लिखा नहीं है, रीजन सिंपल है, ये एलडीआर है। ओके, अभी आप कुछ कुछ कंटेंट मैं यहां पर पढ़ाते पढ़ाते लिखाऊंगा। ओके, तो एलडीआर फर्स्ट पॉइंट, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 8 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझिए। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तोड़ होने के लिए या तोड़ होने के लिए क्या क्या फीचर्स है। ओके, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स। तो सबसे पहले ये लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ओके सर, ऑब्जेक्टिविटी, व्हेन आई से ऑब्जेक्टिविटी सर इसका मतलब क्या, कितना भी रहे इंटरनल ऑडिटर बायस नहीं होना चाहिए, बायस या बायस व्हाटएवर हाउ प्रोनाउंस यू प्रोनाउंस इट डजंट मैटर। ओके, ऑब्जेक्टिव रहे, ओके, वो बायस नहीं हो, वो अनबायस में काम करे। ओके, दैट इज व्हाट ए कांसेप्ट दे आर सेइंग। दूसरा पॉइंट, ओके, ये तो आपको याद ही आना चाहिए, क्लैरिटी, क्लियर रहे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड में उसने कम्युनिकेट करना चाहिए, एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड में उसने कम्युनिकेट करना चाहिए, दैट इज योर क्लैरिटी। एक्यूरेसी, बिना एक्यूरेसी के काम नहीं होगा, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जनरेट करनी चाहिए। इंटरनल ऑडिटर ने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, एक्यूरेट ये पॉइंट हुआ है, ये हुआ है। रीडेबिलिटी, ओके बॉस, जो भी तूने बताया वो रीडेबल होना चाहिए। When I say सर रीडेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, ओके, पैराग्राफ बराबर होना चाहिए, हेड पॉइंट क्या है, ओके, उसका जो लेआउट होता है ना वो लेआउट बराबर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, सामने वाला रिटेन होना चाहिए वो रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते, अरे यार क्या लिखा हुआ है यार, बंद करो इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रीडेबिलिटी वाला पॉइंट है। तो 4 पॉइंट तो क्लियर है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब व्हेन यू गिव ओपिनियन यू शुड बी ऑब्जेक्टिव, यू शुड गिव क्लियर ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, एक्यूरेट ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट, रीडेबल, पैराग्राफ वाइज होना चाहिए। टाइमलीनेस, रिपोर्ट शुड बी गिवन एज सून एज पॉसिबल, जितना फास्ट हो सके उतना अपडेट करिए, बिकॉज कंट्रोल में वीक है तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और ये होने के बाद फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, तुम्हारे फाइंडिंग्स क्या है और तुम्हारा कंक्लूजन क्या है। ओके भाई यार, यहां पर वीकनेस है या नहीं है, व्हाटएवर इट मे बी, और तुम उसमें कंक्लूजन देने के बाद तुम रेकमेंड क्या कर रहे हो हमें, वो बताइए मालिक, रेकमेंडेशन क्या देना चाहते हो। ठीक है भाई, अब वीकनेस आया है, तुमने फाइंड किया, तुमने कंक्लूज किया कि यहां पर फ्रॉड हो सकता है, यहां पर ये इशू हो सकता है, यहां पर एरर आ सकता है, तो अब हमें बताइए रेकमेंड करिए, क्या हम उसको कैसे रेक्टिफाई करिए, हम अगली बार ना हो उसके लिए क्या करिए। एंड इवन यू शुड कंसिडर द ऑडिटिव व्यू ऑल्सो, ऑडिटिव व्यू ऑल्सो। सर व्हाट डज इट मीन, देखिए
ओके, इंटरनल ऑडिटर एक जेनरिक वे से सोचेगा, एक जेनरिक वे से काम करेगा कि भाई ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कौन फेस करता है? जो रोज के रोज प्रोसेस चलाता है, रोज के रोज जो काम करता है। तो शायद वो कुछ अपने ओपिनियन को लेके आएगा, या शायद उसका व्यू होगा एक कि हम ये ऐसा क्यों नहीं करते, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत आने के बाद भी उसमें एरर रेक्टिफाई नहीं हो रहा है। भले पॉलिसी प्रोसीजर में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे करो, लेकिन उससे एरर रेक्टिफाई नहीं हो रहे, तो हमने कुछ दूसरा तरीका किया है। तो ऑडिट का व्यू भी कंसिडर करिए। और यहां पर ऑडिट बोला मतलब टॉप मैनेजमेंट नहीं, जिसका आपने ऑडिट किया है, जो डिपार्टमेंट का ऑडिट किया है, जो फंक्शन का ऑडिट किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आता है ऑडिट व्यू। दीज आर द फीचर्स ऑफ ओके गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। आपके टेक्स्ट बुक में जो समरी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर, मतलब जो क्रैश कोर्स की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर मैंने इसके हेड पॉइंट तो दिए, साथ में मसाला भी दिया, बिकॉज ये मसाला क्लियर होना चाहिए। सर इसमें मसाला, ये वाले रेड वाले में मसाला क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहां पर रेड वाले में मसाले की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसके। रिव्यू करना है, रिव्यू करना है। यहां पर मैंने मसाला दिया हुआ है क्योंकि यहां पर आपको समझना जरूरी है कि ये बोलना क्या चाहता है। तो जिधर मेरे को मालूम है कि एम्बिग्यूटी आ सकती है, एम्बिग्यूटी आ सकती है या लिखने में दिक्कत आ सकती है, तो मैंने उधर मसाला रखा हुआ मालिक। जिधर आज मालूम है नहीं आ सकता, तो ये कॉन्सेप्ट वैसा रहेगा। तो व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट? ओके, तो पहले चार में डिवाइड करिए। पहले चार करिए। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा है क्लैरिटी, तीसरा है एक्यूरेसी, एंड चौथा है रीडेबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी, ओके, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, रीडेबिलिटी। ये होने के बाद टाइम पे इंफॉर्मेशन दो, टाइमलीनेस। उसके बाद तो आपको 3 पॉइंट है, ओपिनियन जैसा ही है। ओके, तुम्हारे फाइंडिंग्स क्या है, तुम्हारा कंक्लूजन क्या है, तुम्हारे रिकमेंडेशन क्या है, ऑडिट रिव्यू क्या है। 8 पॉइंट रट के आराम से लिख सकते हो मालिक। सो भारत माता की जय। दिस इज व्हाट योर इंटरनल ऑडिट। ओके, ये लेक्चर के बाद आई विल बी रिकॉर्डिंग ए मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। ओके, ये खत्म होने के बाद ये सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, आपका चैप्टर 2 चैप्टर 3 खत्म हो जाता, फिर पीएससी ऑडिट एंड और उसके बाद सीएफएस ऑडिट का रिकॉर्डिंग मालेंगे मालिक अपन। ओके, तो टेक केयर मालिक।